1. नेताजी का चश्मा कहानी के लेखक स्वयं प्रकाश हैं। 2. स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। 3. स्वयं प्रकाश की कहानियों में शोषण के विरुद्ध चेतना और सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का भाव है। 4. कहानी नेताजी का भाव है। 4. कहानी नेताजी का चश्मा कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है। 5. हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में एक कस्बे से गुजरना पड़ता था। 6. कस्बे के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगी थी। नेताजी की आंखों पर संगमरमर का चश्मा नहीं था। 9. मूर्ति पर एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम लगा दिया जाता था। 10. हालदार साहब ने पान वाले से चश्मा बदलने वाले के बारे में पूछा। 11. पान वाले ने हंसते हुए चश्मा बदलने वाले को कैप्टन कहा था। 12. कैप्टन चश्मे वाला लंगड़ा, बूढ़ा, मरियल सा आदमी था जो फेरी लगाकर चश्मा बेचता था। 13. कैप्टन नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के देखना पसंद नहीं करता था। 14. पान वाले ने कैप्टन को पागल कहा, जो हालदार साहब को बुरा लगा। 15. 2 साल तक हालदार साहब नेताजी की मूर्ति पर अलग अलग चश्मा देखते रहे। 16. एक बार मूर्ति पर चश्मा नहीं था, पूछने पर पता चला कि कैप्टन मर गया। 17. कैप्टन की मृत्यु की खबर सुनकर हालदार साहब दुखी हो गए और सोचा कि अब मूर्ति पर चश्मा कौन। 17. कैप्टन की मृत्यु की खबर सुनकर हालदार साहब दुखी हो गए और सोचा कि अब मूर्ति पर चश्मा कौन लगाएगा। 18. 15 दिन बाद जब हालदार साहब फिर गुजरे तो उन्होंने देखा कि मूर्ति पर सरकंडे का बना छोटा सा चश्मा लगा हुआ था। 19. सरकंडे का चश्मा देखकर हालदार साहब की आंखें भर आईं। 20. सरकंडे का चश्मा यह दर्शाता है कि बच्चों में भी देशभक्ति की भावना जीवित है। 21. ये कहानी देशभक्ति के व्यापक अर्थ को समझाती है। देश की समृद्धि के लिए प्रयास करना ही देशभक्ति है। पाठ 2. बाल गोविंद भगत। साल तक हालदार साहब नेताजी की मूर्ति पर अलग अलग चश्मा देखते रहे। 16. एक बार मूर्ति पर चश्मा नहीं था, पूछने पर पता चला कि कैप्टन मर गया। 17. कैप्टन की मृत्यु की खबर सुनकर हालदार साहब दुखी हो गए और सोचा कि अब मूर्ति पर चश्मा कौन लगाएगा। 18. 15 दिन बाद जब हालदार साहब फिर गुजरे तो उन्होंने देखा कि मूर्ति पर सरकंडे का बना छोटा सा चश्मा लगा हुआ था। 19. सरकंडे का चश्मा देखकर हालदार साहब की आंखें भर आईं। 20. सरकंडे का चश्मा यह दर्शाता है कि बच्चों में भी देशभक्ति की भावना जीवित है। 21. ये कहानी देशभक्ति के व्यापक अर्थ को समझाती है। देश की समृद्धि के लिए प्रयास करना ही देशभक्ति है। पाठ 2. बाल गोविंद भगत। ये कहानी देशभक्ति के व्यापक अर्थ को समझाती है। देश की समृद्धि के लिए प्रयास करना ही देशभक्ति है। पाठ 2. बाल गोविंद भगत। रामवृक्ष बेनीपुरी। 1. बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। 2. इस पाठ की विधा रेखा चित्र है। 3. रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुरी गांव में 1899 में हुआ था। 4. 2. इस पाठ की विधा रेखा चित्र है। 3. रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुरी गांव में 1899 में हुआ था। 4. बाल गोविंद भगत कबीर के आदर्शों का पालन करते थे और कबीर को साहब मानते थे। 5. बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे व्यक्ति थे जिनकी उम्र 60 से ऊपर थी और बाल पक गए थे। 6. वे कम कपड़े पहनते थे, कमर में एक लंगोटी और सिर पर कबीर पंथियों जैसी कनफटी टोपी। 7. वे गले में तुलसी की जड़ों की बेडौल माला पहनते थे। 8. भगत जी गृहस्थ होते हुए भी साधु की तरह जीवन जीते थे। 9. वे झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार रखते थे और किसी से झगड़ा नहीं करते थे। 10. वे किसी की चीज बिना पूछे इस्तेमाल नहीं करते थे। 11. भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उनके इकलौते बेटे की मृत्यु के दिन देखा गया। 12. बेटे की मृत्यु पर भी वे गा रहे थे और पतोहू को रोने के बजाय उत्सव मनाने को कहते थे। 13. भगत मृत्यु को शोक नहीं बल्कि आत्मा का परमात्मा से मिलन का अवसर मानते थे। 14. वे अपनी फसल को पहले कबीरपंथी मठ में ले जाते थे और वहां से जो प्रसाद रूप में मिलता उसका अवसर मानते थे। 14. वे अपनी फसल को पहले कबीरपंथी मठ में ले जाते थे और वहां से जो प्रसाद रूप में मिलता उसी से गुजारा करते थे। 15. आषाढ़ की रिमझिम में उनका गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह चौंका देता था। 16. कार्तिक मास में वे फसल को पहले कबीरपंथी मठ में ले जाते थे और वहां से जो प्रसाद रूप में मिलता उसी से गुजारा करते थे। 15. आषाढ़ की रिमझिम में उनका गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह चौंका देता था। 16. कार्तिक मास में वे प्रभातियां गाते हुए दूर गंगा स्नान के लिए जाते थे।
17 वे गंगा स्नान के लिए 30 कोस दूर जाते थे। 18 भगत जी गंगा स्नान के बाद किसी का सहारा न लेकर रास्ते में कुछ खाए बिना ही घर वापस आते थे। 19 बाल गोविंद हुई। पाठ 3 लखनवी अंदाज यशपाल। 1 लखनवी अंदाज पाठ के लेखक यशपाल हैं। 2 इस पाठ की विधा व्यंग्य है। 3 यशपाल का जन्म 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। 4 लखनवी अंदाज पाठ उस सामंती वर्ग पर व्यंग्य करता है जो वास्तविकता से दूर दिखावे की जीवन शैली में जीता है। 5 लेखक ने यह यात्रा सेकंड क्लास के डिब्बे में की ताकि वे एकांत में किसी नई कहानी के बारे में सोच सकें। 6 डिब्बे में पहले से ही लखनऊ के नवाब साहब बैठे थे। 7 नवाब साहब ने लेखक को डिब्बे में देखकर असुविधा महसूस की। 8 नवाब साहब के सामने तौलिए पर 2 चिकने खीरे रखे थे। 9 नवाब साहब ने लेखक को खीरा खाने का न्योता दिया जिसे लेखक ने मना कर दिया। 10 नवाब साहब ने खीरे को बड़ी नजाकत से धोया, काटा, जीरा नमक मिर्च लगाया और फिर सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। 11 खीरा सूंघकर फेंकने के बाद नवाब साहब ने डकार ली और कहा कि खीरा लजीज तो था लेकिन पेट पर भार डालता है। 12 नवाब साहब का ये व्यवहार उनकी नजाकत और दिखावे की प्रवृत्ति को दर्शाता है। 13 इस घटना से लेखक को लगा कि बिना विचार घटना और पात्रों के केवल इच्छा मात्र से नई कहानी बन सकती है। पाठ 4 एक कहानी ये भी मन्नू भंडारी। 1 कहानी ये भी पाठ की लेखिका मन्नू भंडारी हैं। 2 इस पाठ की विधा आत्मकथा आत्मकथ्य है। 3 मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था। 4 लेखिका के पिता का इंदौर से अजमेर आकर बसने का मुख्य कारण उनकी आर्थिक स्थिति का बिगड़ना था। 5 लेखिका के पिता पहले आर्थिक स्थिति का बिगड़ना था। 5 लेखिका के पिता पहले आर्थिक रूप से उदार थे लेकिन बाद में क्रोधी और शक्की हो गए थे। 6 लेखिका के व्यक्तित्व पर उनकी मां का त्याग और पिता का महत्वाकांक्षाएं, हीन भावनाएं और क्रोध इन दोनों का प्रभाव पड़ा। 7 लेखिका की हिंदी प्राध्यापिका का नाम शीला अग्रवाल था जिन्होंने साहित्य में रुचि जगाई। 8 पिता हमेशा लेखिका को घर में बैठने, पढ़ने और रसोई में समय न बिताने के लिए कहते थे। 9 पिता लेखिका की प्रशंसा करते थे लेकिन ये प्रशंसा उनके अहम ईगो को संतुष्ट करने के लिए होती थी। 10 सन 1946-47 में लेखिका ने प्रभात फेरियों, हड़तालों और प्रदर्शनों में भाग लिया था। 11 ये आत्मकथा उस दौर की है जब लेखिका की उम्र 16 वर्ष थी और देश में आजादी की लड़ाई चल रही थी। 12 लेखिका के भाषण देने पर पिता को कॉलेज से सन 1946-47 में लेखिका ने प्रभात फेरियों, हड़तालों और प्रदर्शनों में भाग लिया था। 11 ये आत्मकथा उस दौर की है जब लेखिका की उम्र 16 वर्ष थी और देश में आजादी की लड़ाई चल रही थी। 12 लेखिका के भाषण देने पर पिता को कॉलेज से शिकायत मिली। नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र मिश्र। 1 नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक यतीन्द्र मिश्र हैं। 2 इस पाठ की विधा व्यक्ति चित्र है जो बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व को दर्शाती है। 3 यतीन्द्र मिश्र ने बिस्मिल्लाह खां उस्ताद कमरुद्दीन खां के जीवन के माध्यम से संगीत, कला और मानवता के महत्व को बताया है। 4 बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमरांव दर्शाती है। 3 यतीन्द्र मिश्र ने बिस्मिल्लाह खां उस्ताद कमरुद्दीन खां के जीवन के माध्यम से संगीत, कला और मानवता के महत्व को बताया है। 4 बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमरांव बिहार में हुआ जहां से शहनाई बनाने में प्रयोग होने वाली नरकट नाम की घास मिलती थी। 5 बिस्मिल्लाह खां का असली नाम कमरुद्दीन खां था। 6 उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 7 बिस्मिल्लाह खां की मां उन्हें बचपन में उनके मामा सादिक हुसैन और अली बख्श के पास बनारस लेकर चली गईं। 8 वे बालाजी के मंदिर के नौबत खाने प्रवेश द्वार में बैठकर शहनाई बजाते थे। 9 बिस्मिल्लाह खां की इबादत पूजा शहनाई के सुरों के माध्यम से होती थी। 10 बिस्मिल्लाह खां का धर्म इस्लाम था, फिर भी वे काशी विश्वनाथ और बालाजी मंदिर में शहनाई बजाते थे। 11 वे हमेशा खुदा से सच्चे सुर का वरदान मांगते थे। 12 मुहर्रम के 8वें दिन वे शहनाई नहीं बजाते थे बल्कि 8 किलोमीटर पैदल चलकर अंजुमन से मातम में भाग लेते थे। 13 वे कहते थे कि उन्हें जन्नत, स्वर्ग में भी बनारस और शहनाई चाहिए। पाठ 6 संस्कृति भदंत आनंद कौसल्यायन। 1 संस्कृति पाठ के लेखक भदंत आनंद कौसल्यायन हैं। 2 इस पाठ की विधा निबंध है। 3 भदंत आनंद कौसल्यायन बौद्ध भिक्षु थे और उनका जन्म पंजाब के अंबाला में हुआ था। 4 पाठ में संस्कृति और सभ्यता के अंतर और संबंध को समझाया गया है। 5 कौसल्यायन जी के अनुसार किसी नई चीज की खोज करने की योग्यता या प्रवृत्ति को संस्कृति कहते हैं। 6 संस्कृति के द्वारा जो कुछ भी सृजित होता है वह सभ्यता कहलाता है। 7 उदाहरण
आग की खोज संस्कृति है, जबकि उस खोज का उपयोग करके रोटी बनाना सभ्यता है। 8 संस्कृति को विरासत में नहीं पाया जा सकता, यह प्रयास से अर्जित होती है, जबकि सभ्यता विरासत में मिल सकती है। 9 वे उस संस्कृति को असंस्कृति कहते हैं जो मानव कल्याण से दूर रहती है। 10 वे मानते हैं कि सबसे बड़ा आविष्कार सुई धागे का है, जो कपड़े सीने की सुविधा देता है, जिससे मानव शरीर ढका जाता है। 12 भौतिक साधनों के आविष्कार में संलग्न बुद्धि प्रवृत्ति का नाम ही संस्कृति है। 12 लेखक ने संसार के महानतम आविष्कारक न्यूटन को बताया है, जिसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया। 13 लेखक के अनुसार मानव कल्याण की भावना ही संस्कृति का मूल आधार है।